ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि वल्लभ फड़के जी की गौरव सम्मान की तैयारी चल रही है। आज उन्हें गौरव सम्मान के लिए बुलावा। गौरव सम्मान के लिए जाते हैं। बेटे को नहीं लेकर जाते। सभी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पाटिल जी, कुलकर्णी सरकार, लाला गंगाराम इत्यादि इत्यादि, कुछ अंग्रेज अफसर, ये सब लोग वहां पर मौजूद हैं। सम्मान समारोह चालू हो जाता है। इधर बाबा ने वकील साहब के बेटे से वादा किया था कि मैं तुझे जरूर सम्मान समारोह दिखाऊंगा। तो बाबा उसको लेकर सम्मान समारोह जहां हो रहा था वहां लेकर जा रहे थे। बल्कि वो बेटा उज्जवल कहने भी लगा कि साईं, मेरा प्रवेश कैसे होगा? बाबा ने कहा, सच के आधार पर, कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना, सच के आधार पर प्रवेश होगा। अब वहां लेकर गए। गेट पर संतरी बैठा हुआ था, चौकीदार कहना चाहिए, गार्ड कहना चाहिए। उसने रोक लिया कि ऐसे हर कोई नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, मुझे नहीं जाना, इसे बच्चे को छोड़ाओ। कि बच्चा वल्लभ धरपड़े जी का पुत्र है, किसी कारणवश बाहर रह गया था। अब तो उसका नाम सुन के कि जिसका सम्मान समारोह हो रहा है उसी का बेटा बाहर। चौकीदार बड़े इज्जत के साथ बच्चे को अंदर पहुंचा दिया। अब बच्चा अंदर जाके गुमसुम इधर उधर देखने लगा। अंग्रेज अधिकारी कहने लगा, ये बच्चा कौन है? कुलकर्णी सरकार तो इंतजार में बैठे थे किस तरह वकील साहब की टांग खींची जाए। भला कुलकर्णी सरकार अपने अलावा किसी और का सम्मान होते देख ही नहीं सकते थे शिरडी के अंदर। उन्होंने कहा, वकील साहब की टांग खींची जाए। मौका मिल गया। कह रहे सरकार, ये हमारे वल्लभ जी का बेटा है। शायद ये वल्लभ जी का बेटा है और किसी कारणवश रह गया होगा बाहर, या यूं कह लो कि वल्लभ जी इसको लेकर नहीं आए क्योंकि ये मंदबुद्धि है। ये साधारण गणित का उत्तर भी नहीं दे पाता, कांपने लगता है। खैर, इसको छोड़िए, सम्मान समारोह को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया, पब्लिक ने सम्मान में बहुत कुछ कह लिया। अब हम चाहते हैं, अगर साहिब आपकी आज्ञा हो, कि वल्लभ जी के परिवार वाले वल्लभ जी के लिए कुछ दो शब्द कहें। अंग्रेज अधिकारी की समझ में आया। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। अब अंग्रेज अधिकारी ने बच्चे को बाहर सबसे आगे पाया कि चलिए ठीक है, हम वल्लभ जी के बेटे से ही शुरुआत करते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बड़े कांपते हुए अपना नाम बताया। उसके बाद कि बेटा, अपने पिता के सम्मान में कुछ बोलो आकर स्टेज पे। अब बेटे की तो गिग्गी बन गई, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हेजिटेशन का शिकार था। बॉस की गिग्गी बन गई। कुलकर्णी सरकार ने, अरे साहब, ये तो मंदबुद्धि है और हमें तो तरस आता है वल्लभ जी पर। कितने बुद्धिमान ये, कितना नकारा इनका बेटा। इस तरह से बातें हर किसी ने वल्लभ जी के ऊपर तरस जाहिर कर दिया। खैर, जैसे तैसे सम्मान समारोह समाप्त हुआ। वल्लभ जी घर आए। घर आकर
बेटे के अपने कपड़े बटोरे और उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर, कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। माँ ने दुहाई दी, कुछ तो रहम करो, कुछ तो, कि नहीं इसके ऊपर कोई रहम नहीं। माँ ने कहा मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी। मैं कहा अच्छा। उसने अंदर गया, रुको अभी, अंदर गया, माँ के भी कपड़े वपड़े एक संदूक में भरे और लाके बाहर पटक दिया कि तुम भी इसके साथ जाओ, कि इसको मंदबुद्धि बनाने में तुम्हारा भी योगदान है। खैर जी, माँ बेटे दोनों के दोनों घर से बाहर निकाल दिया, दोनों जने चल दिए। लेकिन सोचते हुए जा रहे आपस में कि हम जाएंगे कहाँ। इतने में बाबा आए। बाबा को तो पल पल की अपने भक्तों की खबर रहती है। बाबा आए। बाबा ने कहा आओ मेरे साथ चलो, इसमें उज्जवल की कोई गलती नहीं है। दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि उज्जवल नकारा है, नालायक है। उज्जवल में जो खूबी है, सबरी रखो तुम्हारे सामने भी आएगी। बाबा ले गए दोनों को, माँ बेटों को, भाईजा माँ के यहाँ। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, भाईजा माँ स्वागत नहीं करोगी, तुम्हारी बेटी और नाती आए हैं। भाईजा माँ को जैसे पहले से ही पता हो, आरती का थाल सजाकर घर से बाहर निकली। दरवाजे पर आके माँ बेटों की दोनों की आरती उतारी। वकील साहब की पत्नी कहने लगी, एक तरफ हमें हमारे घर से निकाल दिया, एक तरफ आप हैं जो इतने प्रेम के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं, अपने घर में रहने की जगह दे रहे हैं। मैं ये उपकार कैसे चुका पाऊंगी। भाईजा माँ ने कहा तुझे बेटी कहा है ना, बेटी और माँ का कोई उपकार नहीं होता, चल घर में चल के रहे। उसके बाद पाटिल जी बाबा से कहने लगे, साईं आपने बहुत अच्छा किया इन्हें यहाँ लाकर। बाबा कहने लगे, पाटिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे का उद्धार शायद आपके ही हाथों लिखा है। पाटिल जी कहने लगे, साईं आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अवश्य मेरे यहाँ तो लिखा होगा जरूर, कुछ ना कुछ इसमें आपको रहस्य पता होगा। बाबा ने चलते चलते कहा, पाटिल जी इसका बच्चे का आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, बहुत विशेष ख्याल रखना, नज़र रखना इस पर, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। पाटिल जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा साईं। बाबा चले गए द्वारका माई में केशव बैठा था। केशव से कहने लगे, केशव तुम्हें अपने बचपन के दिन याद हैं जब तुम्हारे पिता तुम्हें दुत्कारा करते थे बात बात पर। केशव कहने लगा, साईं उसकी वजह से ही तो मेरे पिता ने मुझे लंदन भेज दिया था, दुत्कारने की वजह से, कि वह अपनी तरह एक चालाक साहूकार बनाना चाहते थे। खैर अब पाटिल जी जो थे रात को बैठ के अपने लेन देन का, लगान का हिसाब कर रहे थे। उज्जवल वकील साहब का बेटा उनके पास जाकर बैठ गया। आजूबा मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। पाटिल जी ने कहा बिल्कुल, अपना ही घर समझो इसे, कुछ भी खेलो कि नहीं मैं तो बस केवल आपके पास बैठ रहा हूँ। अब पाटिल जी जो हिसाब कर रहे थे, उस हिसाब को पाटिल जी तो लिखा पढ़ी से कर रहे थे, उसने बच्चे ने उंगलियों पे जोड़ के पाटिल जी को बता दिया कि इतना लगान बनेगा। पाटिल जी कहने लगे, बेटा ये बहुत लंबा चौड़ा लगान का काम है, जो कि अभी तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी समझ में आएगा, तुम खेलो आराम से। उसके बाद पाटिल जी जब हिसाब करके निपटे तो बच्चे ने जो फिगर बताई थी
डिक्टो फिगर निकल कर आई। अब पाटिल जी का ताज्जुब का ठिकाना नहीं रहा। एक दो चीज और पाटिल जी ने पूछी उससे, उसने ऐसे ठीक जवाब दिया। कहने का मतलब ये था कि वो बच्चा हेजिटेशन का शिकार था, वैसे बुद्धू नहीं था। गणित में उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था। जो सवाल कोई बच्चा आधा घंटे में निपटाता था, वो चुटकियों में उसका जवाब मन ही मन सोच कर दे देता था। सुबह उठे, पाटिल जी भागे बाबा की पास, उधर से बाबा भागे पाटिल जी के पास। बच्चे को भेज दिया स्कूल, पाठशाला। पाटिल जी बाबा से कहने लगे, साईं मैं तो आप ही के पास आ रहा था। बाबा कहने लगे, मैं पाटिल जी तुम्हारे पास आ रहा था, क्या आपको कुछ बताना है? बाबा कहने लगे, मुझे सब पता है, जहां बताना है वहां चलो, चलो किसी के पास लेकर चलता हूं। उधर पाठशाला में थोड़ा सा लेट पहुंचा उज्जवल। डरा सहमा सा, मास्टर जी, अध्यापक जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जैसे बच्चे पूछ के जाते हैं। मैं कहा हाँ आओ। मास्टर जी बिल्कुल एक अलग मुद्रा में बैठे, बिल्कुल साइलेंट, सारे बच्चे बिल्कुल खामोश। मास्टर जी ने उसे अंदर बुला लिया। मास्टर जी, क्या मुझसे गलती हो गई? मैंने कहा नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई, मैंने एक सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा उसका जवाब नहीं दे पा रहा, इसका अफसोस हो रहा है। उज्जवल कहने लगा, क्या मैं कोशिश करूं? ने कहा हाँ जरूर करो। ले लो, चौक पकड़ा दिया हाथ में, ब्लैक बोर्ड पे वो सवाल हल करने लगा और सेकंडों में उसने सवाल हल करके उनके सामने, मास्टर जी देखो क्या ये सही है? और मास्टर जी उठ के खड़े हुए और मास्टर जी ने ताली बजानी चालू कर दी। बच्चों ने भी मास्टर जी के साथ साथ ताली बजानी चालू कर दी कि उज्जवल, आज तुमने साबित कर दिया कि आने वाली गणित की प्रतियोगिता जो शिरडी में होने जा रही है, जिसमें काफ़ी सारे गांव के बच्चे आएंगे, शिरडी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूं। अब तो सारे बच्चे उसकी पक्ष में हो गए। इस तरह से गणित की प्रतियोगिता के लिए उज्जवल का नाम रिप्रेजेंट हो गया। उधर कुलकर्णी सरकार को जाके उनके पोते प्रहलाद ने बताया कि ऐसे ऐसे गणित की प्रतियोगिता है। अब गणित कोई भी काम होता तो आदमी मुखिया से आके ही मिलता है, तो गणित की प्रतियोगिता जिन ऑफिसरों ने, अधिकारियों ने लेनी थी, वो कुलकर्णी सरकार के पास आए और कुलकर्णी सरकार को दुखती रग पता थी उज्जवल की। उन्होंने कहा, भाई सारी चीज तो ठीक है, लिखित परीक्षा आप ले लो, लेकिन मौखिक परीक्षा के लिए बिल्कुल ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो निष्पक्ष होकर अपनी राय दे कि साहब ऐसा कोई व्यक्ति आप सुझाओ। कि है एक व्यक्ति, नाम रिकमेंड किया गया जी वल्लभधर पड़े वकील साहब का, कि वो निष्पक्षता के साथ न्याय करेंगे और जो भी बच्चा लायक होगा वही विजेता होगा। गणित की प्रतियोगिता का दिन आया, सभी बच्चे गए, चुना गया। परीक्षा में केवल 2 बच्चों को, एक बच्चा दूसरे गांव का, दूसरा बच्चा उज्जवल। अब जब नाम का अनाउंसमेंट हो गया और मौखिक परीक्षा की बारी आई, तो विशेष व्यक्ति का नाम अनाउंस हुआ कि ये परीक्षा विशेष सम्मानित व्यक्ति श्री वल्लभधर पड़े जी लेंगे। अब तो उज्जवल के पसीने छूट गए अपने पिता का नाम सुनकर। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं कि उज्जवल का क्या परिणाम हुआ, क्या परीक्षा का परिणाम हुआ, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।